अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर आमिर है और मैं एज़ ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन DHQ हॉस्पिटल बावल नगर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कुछ दिनों के बाद 13 को MD कैट का एग्ज़ाम है। MD कैट जो है ये सबसे बड़ा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है CSS के बाद, क्योंकि इसमें लाखों लोग, लाखों बच्चे जो हैं एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और चंद हज़ार सीटें होती हैं। तो ये और स्टूडेंट की ज़िंदगी में इसकी बड़ी अहमियत होती है, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम अगर पास करेंगे तो आगे मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन होगा। और ये वाला एग्ज़ाम बच्चों का मुस्तकबिल डिसाइड कर रहा होता है कि अगर वो इस एग्ज़ाम में कामयाब हो जाएंगे तो उनका एक बड़ा ब्राइट फ्यूचर होगा। लेकिन अगर वो इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते तो बहुत सारों के लिए डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज की मेरी वीडियो जो है इन MD कैट स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अनकरीब एग्ज़ाम देना है, जिन्होंने अनकरीब अपना एग्ज़ाम देना है, ठीक है। देखिए, बात ये है कि जो आपने पढ़ना था, जो करना था, जो एफ़र्ट्स करनी थी, जो कोशिश करनी थी, वो आप कर चुके हैं, ठीक है। आपने तकरीबन पूरा साल पढ़ा होगा, FSC फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा होगा और एंट्री टेस्ट का पूरा ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसमें भी मेहनत की होगी, सारी बुक्स पढ़ी होगी, बहुत सारी रातें आपने जागी होंगी, कोर्स भी हर लिहाज से आपने कंप्लीट उसे गो थ्रू कर लिया होगा, ठीक है। जो भी किताबें ज़रूरी होती हैं वो आपने पढ़ ली होंगी। ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो एक ही कैलिबर के होते हैं कि वो 90 to 95 मार्क्स तक क्वालिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो जिन लोगों ने मेहनत नहीं की वो तो अपने कंसिक्वेंस डिसाइड करके बैठे हैं ना कि उन्होंने तो कामयाब नहीं होना, ठीक है। वो उम्मीद लगा लें वो कामयाब हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिसके 85 से लेकर 95 के दरमियान मार्क्स हैं, ठीक है, या और थोड़ा सा लाइट कर लें तो 80 से लेकर 95% तक मार्क्स हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ना, ये सिर्फ पढ़ाई का, थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं है, ये नर्व्स का भी एग्ज़ाम है, ये आपकी कॉन्फिडेंस का भी एग्ज़ाम है, ये आपकी अपनी शख्सियत के ऊपर काबू पाने का भी एग्ज़ाम है कि आपकी जो नर्व्स हैं आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। एक चीज़ अगर किसी को आती है वो गलत लिखा है तो इससे बड़ा बेवकूफ़ और कौन हो सकता है। या वो गलत अटैम्प्ट करा है तो उसने मेहनत भी की, उसने पढ़ा भी, उसको आती भी, लेकिन एट द स्पॉट वो परफॉर्म नहीं कर सका। तो मैं आज आपको इसी बारे में बताऊंगा कि आपने एट द स्पॉट कैसे परफॉर्म करना है। पहली बात तो ये है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो आपने तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। जिस चीज़ के बारे में आपको श्योर नहीं है उस चीज़ के बारे में आपने कोई कमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, उसको स्किप कर दें, वो बेहतर है, ठीक है। ज़्यादातर जो 30 to 40% जो MCQs होते हैं ना वो ईजी होते हैं, ज़्यादा सारे स्टूडेंट तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट वो कर लेते हैं, ठीक है। आगे जो 30% क्वेश्चन होते हैं वो मॉडरेट डिफ़िकल्ट होते हैं, जिन्होंने थोड़ी सी एफ़र्ट की होती है वो कर लेते हैं। जो बाकी रिमेनिंग 30% रह जाते हैं ना, वो उन लोगों के लिए होते हैं कि जिन्होंने आगे कम्पीट करना होता है, कंपटीशन करना होता है। तो आपका ये मुकाबला, असल मुकाबला उन 30% क्वेश्चन्स के लिए, और आपने इसी पे वर्क करना है। जो आसान से सवाल है वो तो हर कोई कर लेगा, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन को हल करना यही आपका आर्ट है, ठीक है। तो पहली ये बात है कि आपने तुक्का नहीं लगाना, आपने जिस चीज़ का आपको आंसर नहीं पता वो नहीं हल करना, ठीक है। दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन को एक दफ़ा ही गौर से पढ़ लें, ठीक है। ये नहीं है कि यार मैंने इसको गौर से पढ़ा है और पता नहीं मैं वापस सारे करके स्किप करके दोबारा मैं वापस आऊँगा तो फिर मैं इसको हल करता हूँ। देखिए, आपको सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, आप उसी को अच्छी तरह फोकस करके उसी को एक दफ़ा पढ़ लें तो यही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब आप दोबारा आएँगे तो आपको ज़हन को आपको दोबारा से अपने जो दिमाग की वो परतें हैं, जो स्लाइड्स हैं, उन्हें हटा के दोबारा से देखना पड़ेगा उस क्वेश्चन के बारे में कि वो क्वेश्चन जो आपने पहले पढ़ा था भूल गए, इतने सारे क्वेश्चंस में आ गया है, अब उसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो पहला ये है कि आपने एक दफ़ा एक गौर से पढ़ लेना और कोशिश करें पहली अटैम्प्ट में ही उसको हल करने की कोशिश करें। बाद में भी तो आपने ही करना है ना, बाद में कोई और तो नहीं आ जाएगा। तो फोकस्ड होके पहली अटैम्प्ट में ही करें। अगर आप पहली अटैम्प्ट में 90 to 95% क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं ना, तो मैं ये कहता हूँ कि आपके लिए बड़ा आसान होगा इसको अचीव करना। तो आप बड़े एफिशिएंटली और बड़े स्टडीली इसको पास थ्रू हो जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि आप अपनी नर्व्स पे काबू रखें। एक क्वेश्चन गलत हो गया या कोई गलत कर दिया या आपको बाद में कोई और जवाब मिला था या इस तरह का सोचने से ना आप स्ट्रेस हो जाएंगे कि यार मैंने वो गलत, एक गलती जो है ना वो मल्टीपल ब्लंडर्स का बाइस बनेगी, वो आपके फेलियर का बाइस बन सकती है। तो कोशिश करें कि अपनी नर्व्स पे काबू रखें, ठीक है। ये एक होम टेक मैसेज है कि अपनी नर्व्स पे आपने कंट्रोल रखना है, ठीक है।
सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, नर्व्स को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है कि एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस आपकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। एक नेचुरल सी बात है कि जब किसी को कोई स्ट्रेस होती है उसकी वैसे ही परफॉर्मेंस जो है ना वो 60% से कम हो जाती है, लेकिन आपने इसी को एफिशिएंटली करना है, इसी को बेटर करना है, ठीक है। तो अपने नर्व्स पे काबू पाना है। अगर आप कोई ब्लंडर कर दें या कोई गलती कर दें, ठीक है, तो आप परेशान ना हो जाए कि मैंने ये क्या कर दिया, उसको एक साइड पे करें और अगली चीज़ पे फोकस करें, एट द मोमेंट पे फोकस करें, ठीक है। अच्छा, और तीसरे नंबर पे टाइम की मैनेजमेंट। टाइम की मैनेजमेंट बहुत उम्दा तरीके से करें कि आपने अपने टाइम को उस प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है। ये ना हो कि एंड में आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन पढ़े हो, थोड़ा टाइम पढ़ो, फिर आप जल्दबाजी में गलतियाँ करते रहें। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ के उसको वहीं पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, वहीं पे उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, उसको आगे प्रोलॉन्ग ना करें। तो ये आपको हेल्प आउट करेगा कि आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। जब आपको पता लगेगा आपने पहली अटैम्प्ट में 80 to 90% क्वेश्चन पेपर कर लिया है, तो आपको ना इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, यार मैंने तो पहली अटैम्प्ट में अच्छा ही किया होगा, ठीक है। तो ये आपको हेल्प आउट करेगा आपकी अपनी असेसमेंट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, और ना फेलियर के बारे में कभी ना सोचें कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा या मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ना आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। अगर आपने तैयारी 90% 95% की है और आप फेलियर के बारे में सोचते हैं, करते करते आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 50% तक आ जाएगी, तो फिर उन चीज़ों को हैंडल नहीं होगा। फेलियर के बारे में कभी ना सोचें, अपनी सक्सेस के बारे में सोचें। यार ये एग्ज़ाम फेल हो जाएगा तो इंसान मर नहीं जाएगा, ये अपने ज़हन में रखिएगा। ज़िंदगी में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर खुदा ना खास्ता फेल हो गए तो अपने आप को, अपने दिल को ये समझाएं बात कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा। इन केस अगर ना हुआ तो ये कोई लाइफ और डेथ का मसला नहीं आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम में फ़ेल होकर बहुत अच्छा मुस्तकबिल में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बारे में आपने पहले तो सोचना नहीं है, और ख़ासकर एग्ज़ाम के टाइम या एग्ज़ाम से पहले तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। रात को अच्छी नींद ज़रूर लें, 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर सोएं, क्योंकि आपकी सुबह की परफॉर्मेंस जो है ना वो आपकी नाइट की स्लीप पे डिपेंड करती है। अगर आपने अच्छा नींद पूरी की होगी, सुकून से आपने नाइट स्पेंड की होगी, तो फिर ज़्यादा आप एफिशिएंटली परफॉर्म करेंगे। तो जो लोग रातों को जागते रहते हैं ना, इम्तिहान की पहली रात भी जागते रहते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ जो है ना वो 40 to 50% तक बनता है। तो रात को नींद अच्छी नहीं, सुबह को थोड़ा बहुत खाना ज़रूर खा के जाएँ, क्योंकि जो ग्लूकोज़ की कमी है ना वो भी आपको एग्ज़ाम पे फोकस करने से रोकती है। जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं, आपके वैसे ही हार्मोन्स निकल रहे होते हैं, वो ग्लूकोज़ को बॉडी के अंदर मोबिलाइज़ करते हैं, तो आपके जिस्म में ना एक पेन सी और स्ट्रेस सी फील होती है। तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता ज़रूर करें, ठीक है। और अल्लाह ताला आपको इस एग्ज़ाम में पास करे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, ठीक है। और आप इस एग्ज़ाम्स में एफिशिएंटली परफॉर्म करें। ये जो मेरी बुनियादी बातें हैं ये ज़रूर याद रखिएगा। ये हैं तो अखलाकियत वाली बातें, लेकिन हम इन्हें भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस गलत हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फ़ीडबैक दें मैं किस कंटेंट पे, किस टॉपिक पे बात करूं। अल्लाह ताला आपका हाफ़िज़ व नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।